हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल पर प्लेन पर रखा हुआ। तो द वेट ऑफ द इसका मास m है, तो इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करेगा। W = mg एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। सिंस द ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तब नॉर्मल रिएक्शन R = W। ठीक है। वेक्टर नोटेशन में यदि हम लिखें तो R = -W या W = एक फर्स्ट, यानी एक्शन इज द W, रिएक्शन इज द R। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर द इक्वल, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर, अकॉर्डिंग टू थर्ड। When we are walking, जब हम वॉक करते हैं तो देखें, तो जब हम वॉक करते हैं दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हम ग्राउंड पर वॉक करते हैं तो वी पुश द ग्राउंड, हम ग्राउंड को पुश करते हैं ऑब्लिकली डाउनवर्ड। तो हमारा जो पुश होता है या इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स वी अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड द नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड इन द सेम, दिस इज द सेम। सो बोथ आर बैलेंस्ड टू ईच अदर। देन which force help to move, तब हमें आगे बढ़ने में कौन सा फोर्स जो है मदद करता है। तो we can resolve, suppose that the reaction making or the direction of the force making angle theta with the horizontal, तो ये जो है ग्राउंड है, तो यह भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। सो द रिएक्शन R को दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, H = R cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, R sin थीटा। यह R sin थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। जो वर्टिकल कंपोनेंट है या जो है बॉडी के है ना वेट को जो है बैलेंस करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हेल्प टू मूव। यही जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R cos थीटा, यानी दिस कंपोनेंट हेल्प टू, यही जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक और आता है प्रॉब्लम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। यू कैन सी द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, कार्ट एंड हॉर्स। अब ये देखें, ये आपका एक कार्ट है, यह एक कार्ट है, यह जो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है,
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। दिस इज द रोप बाई विच द हॉर्स कनेक्टेड। ये जो हॉर्स है, इससे आपका हॉर्स जो है कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह जो है हॉर्स होता है। जो यह जो है हम देखें, ये फिगर एक्चुअली हॉर्स नहीं है, एक्चुअली हम आपको एक हमने डायग्राम बना दिया है। ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ मानते हैं कि यह जो है एक हॉर्स है। यह क्या है? एक हॉर्स है। तो हॉर्स जो है अपने पैरों से, यहाँ देखिए, इसके पैरों से ऑब्लिकली या ग्राउंड को पुश करता है। तो हॉर्स जो है कार्ट को, यह हो गया कार्ट, ठीक है, और यह हो गया हॉर्स। तो हॉर्स कार्ट को पुल करता है, आगे की ओर खींचता है, TCH। द फोर्स ऑफ द पुल ऑन द कार्ट बाई हॉर्स, यानी TCH equal to the force of pull on cart by horse। ठीक है, और ये जो रोप है THC, यानी THC equal to the force of pull on horse by car। ठीक है, यानी कार्ट जो है हॉर्स को अपनी ओर खींचता है और हॉर्स कार्ट को अपनी ओर खींचता है। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। एक चीज और देखें, द वेट ऑफ द कार्ट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी WC is the weight of the cart, weight of cart, and the normal reaction is at RC and the weight both balance to each other। The horse move forward, the weight of the horse HC, WC, WH, the weight of the horse is balanced by the normal reaction RH। तब यहाँ पर हम देखें, weight of the cart balanced by the normal reaction, the pull by horse and the pull by the cart balance to each other, weight of the horse balanced by normal reaction, then which force compelled the horse to pull the cart। अभी हमने कहा कि horse apply the force obliquely downward, यह जो है नीचे की ओर पुश करता है फोर्स F, और इसका रिएक्शन जो ग्राउंड का रिएक्शन होता है इसके हॉर्स के लेग का, वह ठीक उसी दिशा में, यानी F इज बैलेंस बाई शर्ट। ठीक है, तो हम देखें ये जो फोर्स है नीचे की ओर,
तो मेकिंग द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल थीटा, सो द नॉर्मल रिएक्शन मेकिंग द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल with theta. So the horse able to push the cart. That means कोई तो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है हॉर्स को, जो जिससे कि वह कार्ट को पुल करे। तो इसके लिए इस रिएक्शन को हमें दो वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा r sin थीटा और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा r cos। ठीक है, r sin थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द हॉर्स and r cos theta help the horse to pull the car। ठीक है, अब यहां देखें, ग्राउंड कार्ट जो है ग्राउंड से है, तो एक इस पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा होगा ऐसे। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स क्या होगा? बाई विच इट पुल बराबर H माइनस F, दैट इज द R cos थीटा माइनस F। यह क्या है? नेट फोर्स। यदि कार्ट मूव एंड प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन A, यदि इसमें एक्सीलरेशन है ना A बराबर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन कार्ट, तब न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू ma हम इस रिलेशन को अप्लाई करें तो F क्या हो गया? H माइनस F इक्वल टू MC प्लस MH इंटू A। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इक्वल टू H माइनस F बटा MC प्लस MH, वेयर MC equal to mass of cart, MH equal to mass of horse। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और यदि H माइनस F बराबर ये रखते हैं R cos थीटा माइनस F बाई MC माइनस प्लस, ये है हॉर्स कार्ट रिलेशन। ये कभी कभी जो है इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें कितना एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, यह एक्सीलरेशन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को उपयोग करके हम निकाल सकते हैं ये हॉर्स पुलिंग ए कार्ट व्हाट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द कार्ट, इसके जरिए हम पता कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन द सम अदर टिपिकल क्वेश्चन। Suppose that there is an elevator, या कोई एलिवेटर है, ठीक है, या कोई एलिवेटर है विच इज एट रेस्ट, या क्या है? एट रेस्ट। इसमें कोई पर्सन जिसका मास m है
he is standing on the weighing machine. एक वेइंग मशीन के ऊपर जो है खड़ा है, तो उसका एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट क्या होगा? अब देखें, रेस्ट है तो यहाँ पर उसका एक्चुअल जो वेट होगा वह उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर बाय द वेइंग मशीन इज वर्टिकली अपवर्ड. So in this case, the actual weight is equal to apparent weight, यानी दोनों समान होते हैं. apparent weight, ठीक है. तब in this case R is equal to mg. तब R क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा. कब? जब एलिवेटर इज इन रेस्ट. पहला केस है व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब रेस्ट. अब यही सिचुएशन हम लेते हैं जब एलिवेटर, ठीक है, हम यही सिचुएशन लेते हैं mg r वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है. अब हम जो सेकंड सिचुएशन लेते हैं व्हेन एलिवेटर इज moving up with uniform velocity. यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यह ऊपर की ओर जा रहा हो तब हमारा सिचुएशन है ना, एक्चुअल वेट इज लाइक द सिमिलर. रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट सिमिलर टू द केस फर्स्ट के समान होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होता है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है. जितना वेट एक्चुअल है वही आएगा. केस थर्ड, जब यह एलिवेटर व्हेन elevator is moving down with uniform velocity. जैसे मान लीजिए कि एलिवेटर है, ठीक है, और ये वेइंग मशीन पर mg इसका वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन R है, और यह नीचे की ओर ही वेलोसिटी से नीचे की ओर, तब भी केस वही होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म. सो द रिजल्ट विल बी रिजल्ट सिमिलर टू केस फर्स्ट. केस फर्स्ट की तरह ही होगा. अब हम केस 4 पर विचार करते हैं. When the elevator is accelerated with uniform acceleration in upward direction. चौथा, when elevator accelerated up with uniform acceleration A. ठीक है, तो अब इस केस में देखें,
ये है वेइंग मशीन, या नीचे की ओर इसका वेट mg, ऊपर की ओर रिएक्शन ऑफर है r एंड इट गोइंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो नेट फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर जो है नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स जो होगा F इक्वल टू R माइनस M, क्लियर। और हम जानते हैं बट F इक्वल टू MA, इसलिए MA इक्वल टू R माइनस MG, तब R बराबर ये इधर आ जाएगा MA प्लस MG, यानी R क्या हो गया, तो MA प्लस M, ठीक है। यानी R नॉर्मल रिएक्शन जो है, द पर्सन एक्सपीरियंस इंक्रीज इन वेट्स, इस स्थिति में पर्सन क्या करेगा, वह महसूस करेगा कि उसकी वेट क्या है, बढ़ गया। दी पर्सन एक्सपीरियंस that his weight increases. So the new weight R बराबर mg dash, where g is the acceleration due to gravity, so mg dash is equal to ma plus mg, that means g is equal to a plus g. That means the effective acceleration, इसका अर्थ क्या हो गया, effective acceleration is more than g से ज्यादा है। अब हम इसी केस को पांचवा केस हम देखते हैं, केस 5 देखते हैं। केस 5, when elevator accelerated downward or with uniform acceleration A, clear। तो हम देखें, मान लिया कि ये एलिवेटर है, ठीक है, या नीचे की ओर एक्सीलरेट होता है, या जो है वेट mg नीचे की ओर है, या अपर रिएक्शन R है। तो इट गोइंग टू डाउनवर्ड, नीचे की ओर एक्सीलरेट हो रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की ओर, वेट नीचे की ओर, तो क्या होगा mg माइनस, यहां हम देखें R माइनस mg जो एक्चुअल था, क्योंकि वेट नीचे की ओर, mg नीचे की ओर काम करता है, तो ये जो है F इक्वल टू माइनस R, चूंकि हम जानते हैं बट F इक्वल टू ma, इसलिए ma इक्वल टू mg माइनस R, तब R क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। इसका अर्थ क्या हुआ, जो एक्चुअल वेट है, अब पर्सन एक्सपीरियंस डिक्रीज इन वेट, जब वह नीचे की ओर आता है तब उसे महसूस होता है कि उसका वेट जो है घट गया, यानी
the person experience that his weight decreases. उसका वेट क्या हो गया? यदि हम मान लें कि उसका एपरेंट वेट है ना R बराबर mg डैश हो, तब हम लिख सकते हैं mg डैश इक्वल टू mg माइनस ma या g डैश इक्वल टू g माइनस। इसका अर्थ क्या हुआ? द इफेक्टिव एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड इज lower than the effective acceleration downward is less than। ठीक है, ये हो गया आपके सामने 5 केस हमने आपको दिया, जिसमें जब रेस्ट में हो तब नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, यानी एक्चुअल और एपरेंट वेट दोनों बराबर। सेकंड केस दिया जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप जा रही हो एलिवेटर, तब भी उसमें एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों बराबर। जब तीसरा था जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रही हो, तब भी एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर हो। ठीक है, चौथा था जब एलिवेटर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हो, तो एपरेंट वेट जो होता है वह इंक्रीज कर जाता है एक्चुअल वेट से। दैट मीन्स द एपरेंट वेट इंक्रीज, यानी एपरेंट वेट is greater than the actual weight। ठीक है, जब एक्सीलरेशन से ऊपर और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रहा हो, तब यहाँ पर एपरेंट वेट इज लोअर देन द एक्चुअल वेट। ये 5 केस हो गया। छठा केस, इफ यू इमेजिन द रोप ऑफ एलिवेटर इज गेट ब्रोकन। छठा केस हम एज्यूम करें कि जो एलिवेटर का रोप है वह टूट जाता है एंड द एलिवेटर फॉल फ्रीली, नीचे की ओर गिर रहा। ठीक है, छठा केस 6 हम मान लेते हैं। दी एलिवेटर फॉल फ्रीली। ये स्थिति कब आती है? जब उसका रोप जो है टूट जाता है। इस स्थिति में इन दिस केस the normal reaction R बराबर 0। तब ऐसी स्थिति में नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वह जो है 0 हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तो mg बराबर 0। दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ वेटलेसनेस, है ना। द पर्सन experience weightlessness। ठीक है, पर्सन क्या फील करेगा? वेटलेसनेस, यानी उस व्यक्ति को
बिल्कुल अपना भारहीन महसूस होगा, लगेगा कि कोई वेट है ही नहीं। कब? जब एलिवेटर फ्रीली फॉल कर रही हो, यानी जब उसका कॉर्ड, उसका रोप जो है ब्रेक कर जाए, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति को जो है अपना भार महसूस, चाहे वह अपरेंट हो या एक्चुअल हो, वह उसको जो है भार महसूस नहीं। दिस इज द केस ऑफ द वेटलेसनेस। इट क्लियर? नाउ Newton gave us the three elegant laws. न्यूटन ने हमें 3 नियम दिए थे, लेकिन we consider the second law of motion is the real law. लेकिन हम यह मानते हैं कि जो सेकंड लॉ है मोशन का, वह रियल लॉ है। क्यों? इट कॉन्सिस्ट द फर्स्ट लॉ एंड द थर्ड लॉ। चूंकि इसमें इसी से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और इसी से सेकंड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है? तो सेकंड लॉ of motion is the real law of motion. Second law of motion is the real law of motion. अब इसका पहला पार्ट है। First law is contained in the second law. First law of motion contained in second law. फर्स्ट लॉ जो है सेकंड लॉ में मौजूद है। कैसे? न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू m। ठीक है? न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? ma इन द वेक्टर साइन ma होता है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, यदि बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, इफ देयर इज no external force acting on body, that means F equal to 0. तो ऐसी स्थिति में ma equal to 0. Since mass never be 0, मास 0 नहीं हो सकता, इसलिए A, क्योंकि m कैन नॉट बी 0, इसलिए A भी 0. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज, it only be possible the body is in rest. The body is in rest, continue to be in rest. सेकंड क्या कह सकते हैं? द बॉडी इज इन, है ना, मोशन along a straight line with uniform motion, continue to be in motion. ठीक है? यानी जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन से
एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रही हो तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। और यदि रेस्ट में है तब भी 0, अर्थात जो बॉडी रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन के अलोंग वह यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। दैट मीन्स द फर्स्ट लॉ कंटेन इन द सेकंड। अब हम देखते हैं सेकंड, हम देखते हैं सेकंड देखते हैं। थर्ड लॉ of motion is contained in second law. अब कहता है कि थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ में मौजूद है। इसे साबित करने के लिए we consider a system of two body, an isolated system of two body, ठीक है। consider an isolated system of two body A and B। हम जो है दो बॉडी जो आइसोलेटेड है ना, हम कंसीडर करते हैं कि बोथ आर कंस्टिट्यूट ए सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दे कोलाइड्स। ठीक है, कोई एक ऐसा क्षण आता है कि जब वे कोलाइड्स करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का अर्थ ही है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? आइसोलेटेड सिस्टम का अर्थ होता है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। वी कंसीडर, वी लेट, हम एक माने कि किसी क्षण दोनों बॉडी जो है कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए और बी दोनों किसी क्षण कोलाइड करते हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी आपस में कोलिजन करते हैं। तो एफ बी ए बराबर फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई। ठीक है, एफ बी ए मान लिया कि ए के द्वारा जो फोर्स लगता है बी पर, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए, ना, ड्यू टू विच the change in momentum of B is dP by। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही माना कि दे कोलाइड्स विथ ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो उनके बीच इंटरेक्शन होता है
ये जो है बी पर फोर्स अप्लाई करेगा। यदि यह एक्शन है तो बी के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है ए पर, तो वह क्या है? रिएक्शन। अब देखते हैं एफ ए बी, एफ ए बी, दैट मीन्स फोर्स exerted on A by B, force exerted on A by B due to which the change in momentum, the change in momentum of A B हो गया dPA बाई, यह A के मोमेंटम में परिवर्तन है और यह क्या है? B के मोमेंटम में परिवर्तन। इसके लिए तब जो है एफ बी ए बराबर क्या हो गया? dP बाई dPB बटा dt, एंड एफ ए बी बराबर क्या हो गया? dPA बाई, दोनों को हम जोड़ दें, एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू डी पी बी बाई डी टी प्लस डी पी ए बाई डी टी। ये में राइट है डी बाई डी टी इंटू पी ए प्लस पी बी। It's clear? Since the system is isolated, no external force. If there is no external force, ठीक है ना? Since no external force applied, so the change in momentum will be zero. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तब क्या हो गया? एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द force, this is the action and this is the reaction. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक यदि एक्शन है तो दूसरा क्या है? रिएक्शन है। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ, and that is why we call the second law of motion is the real law of motion. यही कारण है कि हम कहते हैं कि second law of motion जो है वह real law of motion है, क्योंकि इसी में दोनों समाहित है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन, है ना, रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है ना? तो इसको यही है कि सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी कंटेन है,
सेकंड लॉ में थर्ड लॉ भी कंटेंट है, और दोनों को प्रूफ करके बोर्ड पर आपको दिखा दिया, और समझते हैं कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको, और क्यों इसको कहते हैं। क्लियर? इन द नेक्स्ट सेशन I will talk on the conservation of momentum and some other applications. Thanks.